जैसे आपने अभी देखा कि हम अध्याय 7 में पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं, जिसमें समूह 15 के तत्वों का अध्ययन आप कर चुके हो, मतलब नाइट्रोजन, उनके यौगिक, उनके ऑक्साइड्स, अमोनिया बनाने की विधि, नाइट्रिक एसिड बनाने की विधियां। आज हम समूह 16 के तत्वों का अध्ययन करेंगे। समूह 16 के तत्वों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे सल्फर, जिसका हम सामान्य परिचय जानेंगे कि वास्तव में सल्फर क्या होता है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है और वो किस रूप में पाया जाता है। उसके पश्चात हम जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि सल्फर के अपर रूप क्या होते हैं, मतलब सल्फर कितने रूपों में पाया जाता है। उसके बाद सल्फर के ऑक्सो अम्ल कि वो अन्य तत्वों से जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके किस प्रकार के अम्ल बनाता है, उसका अध्ययन अपन करेंगे। उसके बाद अपन इसी का जो सल्फर का महत्वपूर्ण यौगिक होता है H2SO4, जिसको कि हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, उसके बनाने की विधियां और उनके गुण और उपयोग देखेंगे। इसमें हम दो विधियों का अध्ययन करेंगे जो हमेशा पूछी जाती हैं, एक है संपर्क विधि और दूसरा है शीश कक्ष विधि। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है सल्फर का सामान्य परिचय। तो वास्तव में सल्फर जो होता है वो समूह 16 के प्रमुख तत्वों में से एक है, मतलब समूह 16 का प्रथम तत्व जो है वो सल्फर से स्टार्ट होता है। इसका संकेत हमको मालूम है, सल्फर का संकेत होता है S, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16 और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8, 6। जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है कि सल्फर जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसको हम यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तोड़ें तो 2, 8 और 6 में टूटता है। चूंकि इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे 6वें आवर्त में रखा गया है और इसे समूह 16 के तत्व के अंतर्गत माना जाता है। अब जैसा कि हमको पता है कि सल्फर जो है वो साधारणतः S8 अणु के रूप में पाया जाता है। जैसा हमको दिखाई दे रहा है, सल्फर मुख्यतः जब सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो सल्फर का अणु बनता है जो कि S8 अवस्था में रहता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सल्फर किस तरीके से ये 8 परमाणु इसके आपस में जुड़कर S8 अणु की रचना करते हैं। मुख्यतः हमको यहाँ जो याद रखना है वो ये कि जो ये S अणु होता है वो भूरे लाल रंग का किस अवस्था में पाया जाता है, वाष्प अवस्था में। तो इसकी संरचना को हम बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी के आधार पर हमको इसके अलग अलग रूप जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो S8 अणु इस प्रकार व्यवस्थित होता है, ये भूरे लाल रंग का होता है और किस अवस्था में पाया जाता है, वाष्पशील अवस्था में पाया जाता है। जब हम इसको 600 सेंटीग्रेड ताप पर, जो लगभग उच्च ताप कहलाता है, 600 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो जो S8 का अणु होता है वो किस में टूट जाता है, S4 अणु में टूट जाता है। संरचना लगभग वही है, लेकिन ये जो S8 अणु है वो 4-4 के 2 भागों में विभक्त हो जाता है और 600 सेंटीग्रेड ताप पर हमको किस रूप में दिखाई देता है, S4 अणु के रूप में। और इसका रंग निश्चित रूप से आप याद कर लो कि ये हमारा रंग परिवर्तित होकर हमको किस रूप में दिखाई देता है, पीले रंग के रूप में दिखाई देता है। तो जब S8 अणु को हम 600 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो चेंज हो जाएगा S4 अणु में और उसका रंग भूरे लाल से किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा, पीले रंग में। अब इस S4 अणु को जब हम और अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो इसके 2 अणु, जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, S4 से किस में परिवर्तित हो जाएगा, S2 में टूट जाएगा। तो S4 अणु जो होगा वो बाद में उच्च ताप पर गर्म करने पर S2 में हो जाएगा और बहुत अधिक ताप पर, लगभग जैसा हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2000 सेंटीग्रेड ताप पर एक इसमें परिवर्तित हो जाता है, सल्फर के रूप में मुक्त हो जाता है। तो इसकी मुख्यतः संरचना हमको ध्यान रखना है कि जो सल्फर का परमाणु होता है वह S8 अणु के रूप में पाया जाता है और लगातार जब हम इसको उच्च ताप पर लगभग 2000 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ये काय में विभक्त हो जाता है, सल्फर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरीके से आप सल्फर के बारे में और उसकी संरचना को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं, क्योंकि इसी के आधार पर हमको इसका वर्णन करना होता है। अब जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, दूसरा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सल्फर के अपर रूप। अब यहाँ पर हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, अपर रूप का मतलब होता है कि किसी भी
परमाणु का एक से अधिक रूपों में पाए जाना। तो यहाँ पर हम सल्फर का परमाणु ले रहे हैं और उसके अपर रूप देख रहे हैं। तो सल्फर के अपर रूप जो है, मतलब सल्फर जो है वो एक रूप में न पाया जाकर भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। तो वो सल्फर किस रूप में पाया जाता है ये देख लें। सल्फर को हम किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम गंधक के नाम से भी जानते हैं। तो साधारणतः सल्फर को हम गंधक के रूप में जानते हैं। अब इसके मुख्यतः दो अपर रूप पाए जाते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय रूप और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय रूप। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहला क्रिस्टलीय गंधक और दूसरा अक्रिस्टलीय गंधक। साधारणतः जैसे हमने कार्बन के अपर रूप देखे कि कार्बन भी मुख्यतः क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, वैसे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ गंधक भी दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है क्रिस्टलीय गंधक और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय गंधक। अभी जो क्रिस्टलीय गंधक होता है इसको हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। इसका पहला रूप जो है वो अल्फा गंधक कहलाता है और इसका दूसरा रूप जो है वो बीटा गंधक कहलाता है। अल्फा बीटा गामा जैसा कि हम नाम से जानते हैं। तो जो क्रिस्टलीय रूप होता है उसको पुनः हम दो भागों में बांटेंगे। एक होता है अल्फा गंधक और दूसरा होता है बीटा गंधक। अब अल्फा गंधक जो होता है उसको हम किस और नाम से जान जाते हैं, तो ये जो अल्फा गंधक होता है वो संरचना के आधार पर किस रूप में जाना जाता है, अष्टफल की। मतलब इसकी मुख्य संरचना कैसी होती है, अष्टफल की होती है। और अष्टफल की के साथ साथ इसके जो अक्ष व्यवस्थित होते हैं उस आधार पर इसको विषम लंबाक्ष गंधक भी कहा जाता है। तो आपको इस चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है कि जब भी कभी सल्फर के अपर रूप पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये चार्ट आ जाना चाहिए, जिससे आपको उस क्वेश्चन को लिखने में बहुत आसानी होगी। तो पढ़ते समय अपने कॉपी पर आप बहुत अच्छे से ये चार्ट बना लें और उसके बाद हम एक एक रूपों का अध्ययन करें। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय गंधक को दो रूपों में बांटा गया, एक अल्फा गंधक और दूसरा बीटा गंधक। अल्फा गंधक को हम दो और रूपों से जानते हैं, एक होता है अष्टफलकी गंधक और दूसरा होता है विषम लंबाक्ष गंधक। अब इसी तरीके से हम इसके दूसरे रूप की चर्चा कर लें तो दूसरे रूप को जैसा हमको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, बीटा गंधक। और इसी का दूसरा नाम होता है, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट या पारदर्शक होता है इसलिए हम इसी को प्रिज्मीय गंधक, प्रिज्म के समान होता है इसलिए इसको प्रिज्मीय गंधक भी कहते हैं। और संरचना के आधार पर इसका एक नाम और दिया गया है, एकंताक्ष गंधक। तो इस तरीके से क्रिस्टलीय गंधक जो होता है वो दो प्रकार से होता है। अब इस तरफ अपन आ जाएं तो फिर हम देखें कि इसके तीन रूप होते हैं अक्रिस्टलीय गंधक के। पहला रूप कहलाता है गामा रूप, इसका दूसरा भाग हम देखें गंधक के दूध के रूप में होता है और इसका तीसरा भाग जो होता है वो गोलाइडी गंधक के रूप में होता है। तो इसके भी तीन भाग कर लें, गामा गंधक, गंधक का दूध और गोलाइडी गंधक। तो अब कुल मिला के हमको इतना समझ में आ गया कि हमारे गंधक के मुख्यतः कितने अपर रूप होंगे। तो गंधक मुख्यतः दो रूपों में पाया जाएगा, एक क्रिस्टलीय गंधक के रूप में और दूसरा अक्रिस्टलीय गंधक के रूप में। क्रिस्टलीय गंधक को हम फिर दो भागों में बांटेंगे, अल्फा गंधक या बीटा गंधक। अल्फा गंधक को ही अष्टफलकी गंधक या विषम लंबाक्ष गंधक कहेंगे और बीटा गंधक को हम प्रिज्मीय गंधक या एकंताक्ष गंधक कहेंगे। इसी तरीके से अक्रिस्टलीय गंधक को हम तीन भागों में बांटेंगे, गामा गंधक, गंधक का दूध और कोलाइडी गंधक। अब जब हम इन अपर रूपों के नाम बहुत अच्छे से याद कर लें तो उसके बाद दूसरा मुख्य बात जो हमको ध्यान रखनी है वो होती है उनकी विशेषताएं। मतलब कैसे हम इनको एक दूसरे में अंतर कर सकते हैं इन अपर रूपों का। तो जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम अल्फा गंधक की यदि बात करें तो जैसा हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, अल्फा गंधक, अष्टफलकी गंधक या विषम लंबाक्ष गंधक। तो सबसे पहले हम इसमें देख लें कि ये कैसा होता है। जो अल्फा गंधक होता है वो सबसे सरलतम रूपों में पाया जाता है। मतलब अल्फा गंधक ही इसका मुख्य रूप कहलाता है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि ये S8 अणु के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे को ये ध्यान रखना है कि जो अल्फा गंधक है वो इसका सबसे सरलतम रूप है और वह किस रूप में पाया जाएगा, S8 अणु के रूप में पाया जाएगा।
अब इसमें मुख्य अंतर जो हमको यहाँ पर करना है, या हमको जो मुख्य विशेषता यहाँ पर इसकी देखना है, वो ये है कि ये हमेशा जल में कैसा होगा, अघुलनशील होगा। और इसकी चौथी और खास विशेषता ये होगी कि ये जो तारपीन का तेल होता है, उस तेल में ये कैसा होता है, विलेय होता है। तो हमको यहाँ पर इसकी 4 विशेषताएं देखना है। सबसे पहले यह सरलतम रूप में पाया जाता है, दूसरा यह S8 अणु के रूप में पाया जाता है, तीसरा यह जल में अविलेय होता है, और चौथा यह तारपीन के तेल में विलेय होता है। अब इसके बाद हम आ जाए बीटा गंधक के रूप में। तो बीटा गंधक को और क्या क्या नाम दिया गया है, प्रिज्मी गंधक, एकंताक्षी गंधक। अब सेम हम वैसे इसकी विशेषताओं की यदि बात करें तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब हम विषम लंबाक्ष गंधक को गर्म करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, कि आप भी याद कर लो कि जब हम विषम लंबाक्ष गंधक को गर्म करेंगे तो हमको कौन सा रूप प्राप्त होगा, एकंताक्ष गंधक। तो विषम लंबाक्ष को गर्म करने पर एकंताक्ष गंधक प्राप्त होगा। जैसे कि ये जल में अविलेय है, तो सेम ये भी क्रिस्टलीय है, इसलिए जल में क्या होगा, अघुलनशील होगा या अविलेय होगा। और तीसरी इसकी मुख्य बात कि जैसे ये तारपीन के तेल में घुलनशील होता है, वैसे ये CH2 जिसको हम कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं, उसमें ये क्या होता है, घुलनशील होता है। तो कभी कभी अल्फा गंधक और बीटा गंधक में अंतर पूछा जाता है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से दोनों में अंतर भी कर सकते हैं। और यदि सिर्फ अपर रूप पूछा जाता है तो इस पूरे चार्ट के माध्यम से आप उनकी विशेषताएं बतला सकते हैं। अब दूसरे रूप पर आते हैं। जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, अक्रिस्टलीय गंधक। इस अक्रिस्टलीय गंधक को हमने 3 मुख्य रूपों में बांटा है। पहला है गामा गंधक, या उसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक गंधक। जैसा नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है, पहला रूप है गामा गंधक, या उसी का दूसरा नाम है प्लास्टिक गंधक। दूसरा है गंधक का दूध, जो इस नाम से जाना जाता है, और तीसरा है इसका कोलाइडी गंधक। अब हम इनकी मुख्य विशेषताएं देख लें कि वास्तव में ये कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, या एक दूसरे के समान होते हैं, या उनके गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम गामा गंधक की बात करें, जिसको हम प्लास्टिक के रूप में भी जानते हैं। तो ये कैसे हमको प्राप्त होगा, ये ध्यान रखना है कि जब हम उबलते गंधक को ठंडा करेंगे, जो हमारा गंधक है, मेन गंधक मतलब S8 अणु को बहुत अधिक उबाल ले और उसको एकदम से हम जैसे ठंडा करेंगे, तो जिस मेथड से हम प्लास्टिक बनाते हैं उसी तरीके से हम गंधक को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा एक रूप प्राप्त होगा जिसको गामा गंधक या प्लास्टिक गंधक के नाम से जानेंगे। तो उबलते सल्फर को यदि हम एकदम से ठंडा कर दें तो हमारा एक रूप प्राप्त होगा। फिर ये जब हम इसको छूकर देखेंगे तो ये हमको रबर की भांति एकदम मुलायम दिखाई देगा। तो ये हम ध्यान रखें कि ये बिल्कुल रबर के समान होता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है। तो ये रबर के समान मुलायम होता है। फिर तीसरी और चौथी विशेषता सेम वैसी होगी कि ये जल में अघुलनशील होगा और CH2 में घुलनशील होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि ये जल में अविलेय होगा और CH2 में विलेय होगा। तो एक ध्यान रख लोगे तो तीनों की प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल सेम है। किसी भी एक में आप याद कर लीजिए तो आपको तीनों में पता चल जाएगी। अब अपन आते हैं गंधक के दूध में। तो जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, दूध कैसा दिखाई देता है हमको, सफेद। तो ये भी हमको कैसा दिखाई देगा, इसका जो रूप होगा वो श्वेत होगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ दाने भी दिखाई देंगे, इसलिए इसको श्वेत क्रिस्टलीय रूप में हम जान सकते हैं। हालांकि ये अक्रिस्टलीय गंधक का एक प्रकार है, लेकिन कुछ इसमें हमको दाने भी दिखाई देते हैं जो सल्फर की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो ये श्वेत क्रिस्टलीय रूप में हमको दिखाई देता है। फिर इसकी वही विशेषता है कि यह भी जल में कैसा होगा, अघुलनशील होगा। तो यहाँ पर हम देख ले, जल में अघुलनशील या अविलेय कह सकते हैं, और CH2 में कैसा होगा, विलेय होगा। तो यहाँ पर आपको यदि हम प्रॉपर्टी की तुलना करें या गुणों में विशेषताएं देखें तो ये तीनों में सेम विशेषताएं। ये भी जल में अविलेय है, ये रूप भी जल में अविलेय है, और ये जल में विलेय। ये CH2 में विलेय है, यह भी CH2 में विलेय, और यह भी CH2 में। अब इसके तीसरे प्रकार में आते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलाइडी गंधक। जैसा कि आपने सतह रसायन में भी पढ़ चुका है कि वास्तव में कोलाइडी क्या होते हैं। तो ये उसी तरह का एक रूप है जिसको हम बोलते हैं कोलाइडी गंधक। तो कोलाइडी गंधक को कैसे हम प्राप्त करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो कोलाइडी गंधक होता है,
HNO3, HNO3 को हम बोलते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल को हम H2S गैस में प्रवाहित करते हैं, हमको दो चीजों का मिश्रण लेना है, सांद्र HNO3, इसको हम किसमें प्रवाहित करेंगे, H2S में। तो सांद्र HNO3 में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो हमको कोलाइडी गंधक प्राप्त होता है। और उसका कलर यदि हम देखें तो कैसा दिखाई देता है, पीला सफेद रंग का दिखाई देता है। बाकी की दो विशेषताएं सेम वैसी होंगी कि ये जल में कैसा होगा, अविलेय होगा, और CH2 में कैसा होगा, विलेय होगा। तो इस तरीके से आप बहुत सावधानी से इस पूरे चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए कि ये किस रूप में पाया जाता है और इसकी मुख्यतः विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो अपर रूप वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। अब ये जो अपर रूप होते हैं वास्तव में वो एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होते हैं उसका भी हम अध्ययन कर ले, क्योंकि जब भी अपर रूप पूछा जाता है तो उनकी ये विशेषता पूछी जाती है जो हमने अभी देखी। तो सब में लगभग समान है, यदि पहले गुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सल्फर की जो विशेषता होगी वो बिल्कुल भी समान होगी। अब हम देखते हैं एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। कि सल्फर का एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में कैसे परिवर्तित होता है। तो इसको फिर से आप चार्ट के माध्यम से याद कर लीजिए तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। सबसे पहला S विषम लंबाक्ष पहला रूप, ये परिवर्तित होगा जैसे हमने आपको बताया एकंताक्ष रूप में। फिर ये परिवर्तित होगा द्रव गंधक के रूप में, और चौथा और महत्वपूर्ण रूप प्लास्टिक गंधक। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कौन किस रूप में परिवर्तित होगा। तो सल्फर जो विषम लंबाक्ष है वो सल्फर एकंताक्ष में परिवर्तित होगा, एकंताक्ष जो है वो द्रव गंधक में परिवर्तित होगा, द्रव गंधक जो है वो प्लास्टिक गंधक में परिवर्तित होगा, और प्लास्टिक गंधक जो है वो S विषम लंबाक्ष में परिवर्तित होगा। यहाँ पर जो द्रव गंधक है उसको हम ध्यान रखें, वो सबसे पहले किन किन रूपों में बदलेगा। यहाँ पर जैसे हम उसके अणुओं की संरचना देख चुके हैं तो वहां देख लें कि ये सबसे पहले S1 के रूप में बदलेगा, फिर S4 में बदलेगा, फिर S2 में बदलेगा और S अवस्था में बदल जाएगा। इसकी ये जो अवस्था होगी ये मुक्त अवस्था कहलाएगी, बाकी सभी ये अणु रूप में रहेगा। अब यहाँ पर जो खास हमको ध्यान रखना है कि कौन सा रूप किस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ये 96.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमको ध्यान रखना है कि S विषम लंबाक्ष रूप जो है वो S एकंताक्ष रूप में परिवर्तित होगा। फिर जब हम इसको लगभग 114 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो S एकंताक्ष जो है वो S द्रव सल्फर में बदल जाएगा। फिर 444 सेंटीग्रेड ताप पर द्रव गंधक जो है वो S8 अणु में बदलते जाएगा और इस प्रकार S8 S4 में, S4 S2 में और सल्फर जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ पहले भी देख चुके हैं, द्रव गंधक को यदि हम शीघ्रता से ठंडा कर दें, जैसे ही हम द्रव गंधक को ठंडा करेंगे वो तुरंत किस रूप में बदल जाएगा, प्लास्टिक गंधक के रूप में। और यदि कुछ समय के लिए हम इसको रखा रहने दें तो ये काय में बदल जाएगा,
एस विषम लंबाक्ष रूप में। तो इस तरीके से बिल्कुल क्लियर है कि कौन से रूप किस में परिवर्तित होते हैं। तो ये चार्ट भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इससे हम आपको एक तो सारे अपर रूपों के नाम याद हो जाएंगे और दूसरा कौन सा किस रूप में कैसे परिवर्तित हो रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से अपन इसको रिवाइज कर लें कि जब एस विषम लंबाक्ष रूप को लगभग 96.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, सल्फर एकंताक्ष में। जब सल्फर एकंताक्ष रूप को हम 114.5 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो वो किसमें बदल जाएगा, द्रव गंधक के रूप में। फिर द्रव गंधक को यदि हम उच्च ताप पर लगभग 444 अंश सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो यह एसिड अणु के रूप में, फिर S4, S2 और S रूप में बदलते आएगा। तो ये धीरे धीरे ये वाले ताप अपन देख चुके हैं कि किस ताप पर वो किस रूप में परिवर्तित होगा। जब हमने इसकी संरचना के बारे में चर्चा की थी तब हमने इसके ताप को देख लिए थे, तो वो ताप आपको याद हो जाएगा, तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। फिर द्रव गंधक को जैसे ही हम तेजी से ठंडा करेंगे तो वो किस रूप में बदल जाएगा, प्लास्टिक गंधक के रूप में। और यदि प्लास्टिक गंधक को हम कुछ समय रखा रहने देंगे तो वो पुनः किस रूप में आ जाएगा, एस विषम लंबाक्ष रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चार्ट के माध्यम से सल्फर के विभिन्न अपर रूपों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। अब जब भी आपको सल्फर पूछा जाता है तो उसके उपयोग जरूर है। तो अब अपन देख लें कि वास्तव में सल्फर के उपयोग क्या क्या है। तो जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है सल्फर है, तो सामान्यतः इसका उपयोग यौगिकों के बनाने में किया जाएगा। यौगिकों के बनाने के लिए मतलब इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, प्रयोगशाला में। साधारणतः जब भी कभी आपको किसी भी चीज के उपयोग पूछें तो ये तो निश्चित मान के चलो कि आपको एक उपयोग याद ही करना है कि उस पदार्थ या उस तत्व या उस यौगिक का उपयोग प्रयोगशाला में तो हर हाल में किया जाएगा। अब किन यौगिकों को बनाना है तो जिसमें सल्फर रिलेटेड हो, तो देख लीजिए इसका एक उपयोग होता है H2S गैस बनाने में, CH2 गैस बनाने में, यदि विलयन के रूप में ले तो H2SO4 बनाने में। तो इस तरीके से सल्फर का मुख्य उपयोग जो हो गया कुछ विशेष प्रकार के यौगिक या गैस या पदार्थ बनाने में किया जाता है। मतलब इसका पहला उपयोग जो होगा वो प्रयोगशाला में होगा। दूसरा इसका मुख्य उपयोग होता है औषधि के रूप में। मतलब चिकित्सीय क्षेत्र में। तो कुछ ऐसी औषधियां जिनमें सल्फर का उपयोग किया जाता है। फिर रंजक के रूप में, रंग प्रदान करने में, रंजक के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर एक जो मुख्य उपयोग है इसका विस्फोटक के रूप में। मतलब युद्ध क्षेत्र में। और एक हो जाएगा रंगाई, तो हम देख चुके हैं रंजक के रूप में, और उसके साथ साथ छपाई के रूप में भी, रंगाई व छपाई में। तो इस तरीके से सल्फर के आपको उपयोग याद रखना है। यौगिकों को कुछ विशेष यौगिक हैं जिनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औषधियों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। रंजक के रूप में रंग प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता है। विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और रंगाई और छपाई में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप सल्फर को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि सल्फर से पूछे जाने वाले कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको याद हो सके। अब उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सल्फर के ऑक्सो अम्ल। वास्तव में हम समझ लें कि सल्फर के ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं। तो जब सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमको तीन तत्व लेना है। कौन कौन से, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करें तो
तो जो यौगिक बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो अम्ल। जैसे आपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़े थे, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वैसे ही आप ध्यान रखिए कि जब भी आप सल्फर पढ़ोगे, अगर सल्फर से कुछ विशेष चीजें पूछी जाती हैं तो एक तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है सल्फर के ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं, या कोई 5 ऑक्सो अम्लों को बताइए, और H2SO4 बनाने की 2 विधियों में से कोई एक विधि हमसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम सल्फर के ऑक्सो अम्लों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आ गई कि जब सल्फर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो जो यौगिक बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सो यौगिक। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सल्फर जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के ऑक्सो अम्ल बनाता है जो यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है सल्फ्यूरस अम्ल श्रृंखला यौगिक। पहले प्रकार की कैटेगरी होती है, संरचना के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। तो पहला इसका जो प्रकार होता है वो ये होता है सल्फ्यूरस अम्ल श्रृंखला यौगिक। दूसरा इसका प्रकार होता है सल्फ्यूरिक अम्ल श्रृंखला यौगिक। इसके अंतर्गत जितने भी यौगिक आएंगे सबकी जो कैटेगरी होगी वो सेम होगी, मतलब संरचना में। फिर होता है थायोनिक अम्ल श्रृंखला यौगिक। तीन प्रकार। और चौथा सबसे प्रमुख प्रकार होता है पर ऑक्सो अम्ल श्रृंखला यौगिक। तो मुख्यतः हमको जो याद रखना है यहाँ पर कि सल्फर के ऑक्सो अम्ल जो होते हैं वो सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनेंगे। और ये सल्फर मुख्यतः 4 प्रकार के यौगिक बनाएगा। सल्फ्यूरस अम्ल श्रृंखला यौगिक, सल्फ्यूरिक अम्ल श्रृंखला यौगिक, थायोनिक अम्ल श्रृंखला यौगिक और पर ऑक्सो अम्ल श्रृंखला यौगिक। लेकिन आपको यहाँ पर अलग अलग श्रृंखलाएं तो बनाएंगे, लेकिन हमको जो सूत्र याद करना है वो परमाणु भार के बढ़ते हुए, जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी उस रूप में आप इनको याद कर लो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे आपको सूत्र याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम कॉलम कर लें सूत्र, फिर उनका नाम और उनकी संरचना। 3 कॉलम हम कर लें इसको याद करने के लिए, क्योंकि निश्चित मान के चलिए यदि सल्फर से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिए, जो अपन ने तीसरे और चौथे नंबर पर लिखे हैं, ऑक्सो अम्ल और H2SO4 बनाने की विधि। क्योंकि 5 नंबर का अध्याय होता है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फुल क्वेश्चन। ये 4 नंबर का जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ एक छोटा क्वेश्चन रहता है। तो इसको हमेशा आप इन 2 क्वेश्चनों को सल्फर में समूह 16 के तत्वों में मेन रूप से टारगेट बना के चले। तो अब लाइन से अपन इन सूत्रों को देख लें। सबसे पहले H2SO3, दूसरा है H2SO4, तीसरा है H2SO5। ये 3 सूत्र बिल्कुल एक से हैं, इसमें एक एक ऑक्सीजन की संख्या हम बढ़ाते रहेंगे। फिर इसी तरीके से H2S2O2 और H2S2O3। इस तरीके से आप एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाएं। अभी जैसे मैंने 2 ही उदाहरण लिए हैं, हमको टोटल 5 यौगिक आते हैं तो अपन 5 यौगिक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन आप इससे भी अधिक, अगर मान लीजिए 6 या 7 आपको याद करना है तो इसका सरल तरीका, सबसे पहला यौगिक याद कर लीजिए H2SO3 और इसके बाद लगातार एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए तो H2SO4 और H2SO5। ये 3 सूत्र बिल्कुल एक से होते हैं। उसी प्रकार दूसरी श्रेणी में यदि हम देखें तो ये H2S2O2, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, 6, 7 और 8, इस तरह 8 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या
8 होते तक इतने यौगिक इसके बनते हैं। तो आप निश्चित रूप से उन यौगिकों को याद कर लीजिए तो आपको आसानी होगी। अब इनके नाम देख ले, जैसे कि हमने सबसे पहली श्रृंखला देखी थी, तो H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 को कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO4 को तो सभी लोग जानते ही हैं, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर तीसरे वाले का नाम होता है पर मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। पर मोनो सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर एक विशेष रूप से आपको जो याद रखना है कि इस अम्ल को कैरो अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो इस नाम से इस यौगिक को जनरली पूछा जाता है। तो ये हो जाता है पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल। फिर उसके बाद देख रहे हैं अपन H2S2O2, इसको बोलते हैं थायो सल्फ्यूरस अम्ल। थायो सल्फ्यूरस अम्ल। और चौथा जो पांचवें प्रकार का सबसे विशेष है उसको बोलते हैं डाईथायोनस अम्ल। आप चाहो तो इसके आगे के भी तत्व, जैसे मैंने आपको बताया, इसके आगे के भी यौगिक अपन याद कर सकते हैं। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाते जाइए 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से हमको उसके मुख्य सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हमारे हो गए ऑक्सीजन के सल्फर के मुख्य यौगिक और उनके नाम। अब उनकी संरचना आप ध्यान से देख लीजिए कि वास्तव में किस रूप में पाया जाता है। तो ये होता है HO और ये जुड़ा रहता है सल्फर से। तो पहला सूत्र हम देख लें H2, ये H2O3 है, तो ये O3 और ये सल्फर है, तो H2SO3 के रूप में पाया जाता है। फिर दूसरा सूत्र हम देख लें H2SO4, ये किस रूप में पाया जाता है? तो सिंपल है HOSOH, इसको डबल बॉन्ड से जोड़ लीजिए, 2 और 2 4। तो ये हो गया आपका H2SO4 की संरचना। अब H2SO5 है तो एक ऑक्सीजन और बढ़ा दीजिए, HOSOOH, यहाँ पर जोड़ दीजिए और यहाँ 2 ऑक्सीजन आपके। तो बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले इसी तरीके से हमको लगातार ऑक्सीजनों की संख्या बढ़ाते आना और हमारे सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पर, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल श्रृंखला का ही सदस्य है, तो जैसी संरचना सल्फ्यूरिक अम्ल की बनेगी बिल्कुल सेम वही संरचना पर मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल की बनेगी, लेकिन इसके पास 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दे लें, यह है थायोसल्फ्यूरस अम्ल, तो इसकी संरचना निश्चित रूप से किसके समान बनेगी? सल्फ्यूरस अम्ल के समान बनेगी। तो संरचना में बस परिवर्तन क्या होगा कि यहाँ O की जगह भी S आ जाएगा, तो ये संरचना जाएगी HOS। तो इस तरीके से हमारी चौथी संरचना बन जाएगी जो बिल्कुल सल्फ्यूरस अम्ल के समान होगी। अब यहाँ पर एक आया डाईथायोनस अम्ल, तो इसकी संरचना हम देख लें कि ये कैसा होगा, HO ये जुड़ेंगे S से, फिर O, इसको ध्यान से देखो, इसको यानी संरचना थायोनस अम्ल की बनेगी HOSOH। इसमें सल्फर 2 है तो बीच में 2 सल्फर लगा दीजिए, SSOH। इसमें एक सल्फर इधर लगा दीजिए और एक ऑक्सीजन
इधर लगा दीजिए। अब इसकी संरचना बन गई H2O3 और H2। तो इस तरीके से संरचना बनेगी। तो अब इनको सावधानी से इनको देख लीजिए। अब इस संरचना में हर यौगिकों में इसके आगे जब हम बढ़ाएंगे तो ये मुख्य संरचना सेम रहेगी, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की संख्या जो है वो बढ़ते जाएगी। तो ये आप S3, S4, S5, S6, S7, S8 तक बढ़ा देंगे और पूरी श्रृंखला के यौगिक हमको दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि कैरो अम्ल सल्फर के जो ऑक्सो अम्ल है वो किस तरीके से बनते हैं और उनकी संरचना में क्या विशेष अंतर होता है। तो इस प्रकार से आप इन यौगिकों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के यौगिक हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इससे ज्यादा भी आप इनके याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से सल्फर के ऑक्सो अम्लों की अपन चर्चा कर सकते हैं। तो विशेष रूप से आप इस संरचना को बहुत अच्छे से, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आपको करना है कि उसका सूत्र क्या है, उसका नाम क्या है और उसकी संरचना किस प्रकार बनती है। तो अभी हमने सिर्फ 5 यौगिकों का यहाँ पर अध्ययन किए हैं। इसके बाद जो है वो आप स्वयं इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और 8 तक के तत्व जो है आप आगे बढ़ते, ऑक्सीजन की संख्या 8 होते तक उन सूत्रों का भी आप प्रयास कर लीजिए। यदि मान लीजिए किसी नाम से आता है तो भी आपसे बनना चाहिए और यदि साधारणतः सूत्र रूप में आता है तो भी आपको बनना चाहिए। तो अभी तक जो इससे क्वेश्चन पूछा गया साधारणतः वो सल्फर के ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं, या किन्हीं 5 कोई भी 5 ऑक्सो अम्लों को समझाइए तो आप विशेष रूप से इनको समझा सकते हो। तो इस तरीके से आप इन यौगिकों की प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत अच्छे से और सारे सूत्रों और उनकी संरचनाओं को। अब अपन बात करेंगे, जैसा कि अपना अगला टॉपिक है H2SO4 बनाने की विधि। तो सबसे पहले हम H2SO4 बनाने की कौन सी विधि का वर्णन करेंगे, संपर्क विधि का। H2SO4 को बनाने की हमको 2 विधियां प्रयुक्त करना है। एक विधि कहलाती है संपर्क विधि और दूसरी कहलाती है शेष कक्ष विधि। तो सबसे पहले आपको इस विधि में इसका जो मुख्य चित्र होता है उस चित्र को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यदि आपको ये चित्र अच्छे से याद है तो निश्चित रूप से आपको उसका पूरा आंसर लिखते बन जाएगा, क्योंकि वर्णन बिल्कुल थ्योरेटिकल है। रिएक्शन मात्र 2 जगह अपन को यूज करनी है और मुख्य क्रिया इसमें जो होगी वो, जैसा कि इसमें नाम है, तो सारी अभिक्रिया जो होगी वो संपर्क कक्ष में होगी। तो इसको अपन देख लें कि ये किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक प्रमुख कक्ष होता है, वह कक्ष कहलाता है गंधक कक्ष, या इसी को बोलते हैं पाइराइट भट्टी। पहला प्रमुख कक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं पाइराइट भट्टी, या वही गंधक भट्टी कहलाती है। यहाँ पर हमको जो वायु है उसको प्रवाहित करना है। तो वायु प्रवाहित करने पर जो मुख्य अभिक्रिया होगी वो ये होगी कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके काय में बदल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। सबसे पहला कक्ष जहाँ पर सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो 2 अभिक्रिया मुख्यतः इस कक्ष में होंगी। पहला, वायु प्रवाहित करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी वो काय में बदल जाएगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। फिर यहाँ से निकलने वाली जो गैसें हैं वो दूसरा मुख्य कक्ष में जाएंगी, जिसको कि हमने क्या नाम दिया हुआ है, धूल कक्ष। तो यहाँ पे देख लें कि धूल कक्ष में जो गैसें हैं वो यहाँ पर पहुंच जाएंगी। अब इस कक्ष में हमको जो विशेष बात है वो ये है कि यहाँ पर हमको ऊपर से उसमें जल प्रवाहित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेकेंड कक्ष देख लीजिए, गंधक या पाइराइट भट्टी से होने वाली अभिक्रिया के दौरान जो गैसें निकलेंगी उसको हम धूल कक्ष में भेजेंगे और ऊपर से यहाँ जल प्रवाहित करने की व्यवस्था होगी। अब यहाँ पर एक पाइप लगा होगा, जिस पाइप का संबंध जो है हमारे तीसरे कक्ष से होगा, जिस कक्ष को हमने नाम दिया है धावन कक्ष। इस पाइप को कहा जाता है शीतलन या शीतलक पाइप। यहाँ से निकलने वाला जो जल है
वो इस पाइप के माध्यम से हमारे तीसरे स्तंभ में जाएगा और उस स्तंभ को नाम दिया है धावन स्तंभ। इस धावन स्तंभ की क्या विशेषता होगी कि इस धावन स्तंभ में कुछ कांच के टुकड़े पड़े होंगे और वह विशेष कांच होगा जिस कांच को नाम दिया जाएगा क्वार्ट्ज कांच। तो यहाँ पर जो भरे हुए टुकड़े हैं वो ध्यान रख लें, ये क्वार्ट्ज कांच के टुकड़े होंगे। जो धावन स्तंभ में भरे होंगे, इस स्तंभ में भी ऊपर की ओर से हमको जो है वो जल प्रवाहित करना है। तो ध्यान से इस कक्ष को ठंडा करने के लिए यहाँ से जल प्रवाहित करने की व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे हमको जल प्रवाहित करना है। यहाँ से निकलने वाली जो गैसें हैं वो तीसरे अगले कक्ष में जाएंगी। इस कक्ष को कहेंगे शुष्कीकरण स्तंभ। शुष्कीकरण स्तंभ में भी सेम वही होगा, टुकड़े भरे होंगे और निकलने वाली जो गैसें होंगी यहाँ पर आने के बाद अवशोषित हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमको जो शुष्कीकरण कक्ष होगा वहां विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ जल न होकर यहाँ पर हमको H2SO4 जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा H2SO4। अभी तक हम प्रवाहित कर रहे थे जल और अब हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, H2SO4। तो शुष्कीकरण स्तंभ में ये क्रिया होगी। उसके पश्चात यहाँ से जब हम H2SO4 गैस को प्राप्त करेंगे तो H2SO4 को जब अपन यहाँ से प्राप्त करेंगे तो वह अगले किस स्तंभ में जाएगा, आर्सेनिक स्तंभ में। इस आर्सेनिक स्तंभ को आर्सेनिक शोधक कहा जाता है। यहाँ पर विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। यहाँ जो आर्सेनिक के यौगिक होते हैं वो यहाँ पर व्यवस्थित होते हैं और वो जितने भी अशुद्धि के कण होते हैं उन अशुद्धि के कणों को अवशोषित करने का काम करते हैं। तो इस कक्ष का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा कि जो हमारा H2SO4 हमको प्राप्त होना शुरू हो गया है वो इस कक्ष के माध्यम से आर्सेनिक शोधन के माध्यम से जो आर्सेनिक के यौगिक होंगे वो उन नमी के कणों को या अशुद्धि के कणों को अवशोषित करते जाएंगे। इसके पश्चात अब जो हमारी मुख्य अभिक्रिया है वो यहाँ से प्रारंभ होगी और वो किस कक्ष में होगी, अगले हमारे संपर्क कक्ष में होगी। इस संपर्क कक्ष में विशेष व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर इस तरह के स्तंभ लगे होते हैं और इस स्तंभ से इस तरह की जो गैसें हैं वो आना शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से व्यवस्था होती है। और संपर्क कक्ष में मुख्यतः क्या क्रिया होगी ये आप ध्यान से देख लीजिए। अभी हमने जो सल्फर के ऑक्साइड्स हमको प्राप्त हुए थे वो सल्फर के ऑक्साइड यहाँ वायु और नमी की उपस्थिति में मतलब SO3 और H2O ये हैं आपस में क्रिया करके क्या बनाने लग जाएंगे, H2SO4। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो नमी को अवशोषित करके H2SO4 में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे मुख्य अभिक्रिया जो होगी वो संपर्क कक्ष में होगी, जो विशेष रूप से हमको ध्यान रखना है। और उसके पश्चात आखिरी में हम इसको भेजेंगे अवशोषण स्तंभ में। इस अवशोषण स्तंभ में पुनः वही क्वार्ट्ज कांच भरे होंगे। क्वार्ट्ज के टुकड़े यहाँ पर डाल देंगे जो कि अवशोषक का कार्य करेंगे और इसमें जितनी भी प्रकार की अशुद्धियां होंगी वो यहाँ पर आकर दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम ये क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे हुए हैं। अब यहाँ से हमको जब ये H2SO4 प्राप्त होगा तो यहाँ पर हमको विशेष प्रकार का एक और वो दिखाई देगा और यहाँ पर SO3 जो H2SO4 है वो SO3 से क्रिया करके H2S2O7 में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको कि हम ओलियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमको H2S2O7 भी प्राप्त होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ओलियम। तो इस तरीके से हमारा पूरा उपकरण व्यवस्थित हो जाता है और यहाँ से हम वैसे ही सांद्र H2SO4
प्रवाहित करना। तो अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि हमारे चित्र के माध्यम से हमारी पूरी अभिक्रिया संपन्न हो गई। गंधक या पाइराइट भट्टी से चालू हुई थी, यहाँ पर 2 अभिक्रियाएं हुई। उन अभिक्रियाओं के माध्यम से ये होते हुए हमारी गैस जो है वो प्रवाहित हो रही है और एक एक करके एक एक अलग अलग कक्षों में जाते जा रही है और उस कक्ष से हमारी अभिक्रिया आगे की तरफ संपन्न हो रही है और इस तरीके से अनेक स्तंभों से गुजरते हुए हमको H2SO4 और ओलियम के रूप में गैस प्राप्त हो रही है। H2S2O7 ओलियम के रूप में हमको यौगिक प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से ये संपर्क विधि है जो संपन्न होती है और बहुत ही कम समय में हमको इन गैसों के माध्यम से H2SO4 का विलयन और उसके पश्चात यदि वो आगे क्रिया करता है तो ओलियम के रूप में ये हमको प्राप्त होता है। तो ये अभिक्रिया हम इस तरीके से देख सकते हैं। अभी अपन ने H2SO4 बनाने की संपर्क विधि का अध्ययन किए। अब अपन दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे जो विधि कहलाती है शीश कक्ष विधि। इस विधि द्वारा भी H2SO4 को आसानी से बनाया जाता है। लगभग संपर्क विधि और शीश कक्ष विधि का जो आधार या मूलभूत सिद्धांत है वो एक सा है और बनाने की जो स्टार्टिंग है दोनों की बिल्कुल सेम होती है। यहाँ से हम ध्यान दे लें, सबसे पहले यहाँ पर भी वही कक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं गंधक कक्ष या पाइराइट कक्ष। यहाँ से हमको सबसे पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रवाहित करना है, तो यहाँ से वायु प्रवाहित की जाती है। पहला कक्ष जो गंधक कक्ष या पाइराइट कक्ष कहलाता है। इस कक्ष में गैसें भरी होती हैं और सेम वही अभिक्रिया होगी। सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले SO2 में परिवर्तित होगा और फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके SO3 में परिवर्तित होगी। तो मुख्य रूप से गंधक कक्ष या पाइराइट कक्ष का वही काम होगा जो पहले था कि गंधक भट्टी या पाइराइट भट्टी में सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड में परिवर्तित होगी। अब उसके पश्चात यहाँ से निकलने वाली जो गैसें होंगी वो दूसरे कक्ष में जाएंगी जिसको हम क्या कहेंगे, नाइटर पात्र कहेंगे। यहाँ पर भी वही अवस्था होगी, यहाँ पर भी गैसें जो होंगी वो इस कक्ष से प्रारंभ होंगी और यहाँ से अभिक्रिया करने के पश्चात हमारे तीसरे कक्ष में जाएंगे। यहाँ पर जो मेन बात होगी इसमें हमारी अभिक्रिया प्रारंभ होगी और यहाँ पर उसी स्तंभ के समान क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होंगे। यहाँ से निकलने वाली जो H2SO4 बनने के लिए जो गैसें हैं वो निकलकर हमारे इस पात्र में जाना शुरू कर देंगी। यहाँ पर विशेष बात, जैसा कि इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है शीश कक्ष विधि, तो यहाँ पर 3 चैम्बर होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेड कक्ष। तीनों चैम्बर लगे होते हैं, ये कहलाते हैं लेड कक्ष। इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नाम दिए जाते हैं। यहाँ विशेष बात कि यहाँ से इन कक्षों में जल प्रवाहित किया जाता है। सारे कक्षों में जल प्रवाहित करने की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से 3 कक्ष जहां हम जल प्रवाहित करेंगे, फिर इन कक्षों का आपस में संबंध होगा, इनको जोड़ दें। इस तरीके से जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पर देख लें कि इनसे निकलने वाले, इसका संबंध इन कक्षों से होगा और यहाँ पर हमको सबसे पहले तनु H2SO4 प्राप्त होगी।
जिसकी प्रतिशत मात्रा 60 से लगभग 65% होगी। अब इस कक्ष से गुजरने के पश्चात हमको शांत H2SO4 है वो इस कक्ष में जाएगा। जिसको कि हमने गैलुसेक स्तंभ नाम दिया हुआ है। थोड़ा सा हमको इस विधि में यही ध्यान रखना है कि कौन सी गैस कहाँ से निकल रही है और कहाँ प्रवेश हो रही है, और जो बची हुई अवशिष्ट गैसें हैं यहाँ से निकलेंगी अवशिष्ट गैसें और इस कक्ष को प्रारंभ करते हुए पुनः प्रारंभिक कक्ष में आ जाएंगी। तो ये गैलुसेक स्तंभ से निकलने वाली गैसें जो होंगी यहाँ पर भी सेम वैसे ही व्हाइट काम कर दीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसको हमको चित्र के माध्यम से ध्यान रखना है कि हमको क्या हो रहा है, और यहाँ पर हमको मिलेगा सांद्र H2SO4। तो लगभग कितने प्रतिशत होगा? 80%। अब इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे से और सावधानी से समझ ले चित्र के माध्यम से। सबसे पहले गंधक भट्टी या पाइराइट कक्ष में हम वायु प्रवाहित करेंगे, जिनसे निकलने वाली SO2 और SO3 गैसें नाइटर पात्र में जाएंगी। यहाँ से निकलने वाली गैस जो है यहाँ पर अपन एरो बनाते हैं, अगले कक्ष में प्रवेश करेंगी जहाँ पर की क्वार्ट्ज के टुकड़े भरे होंगे। ये नमी और अशुद्धियों को अवशोषित करेंगे और लगभग यहाँ पर हमको सांद्र H2SO4 प्राप्त होगा, जो कितने प्रतिशत होगा? लगभग 80% होगा। और यदि यहाँ पर कुछ अशुद्धियां हैं तो यहाँ पर हम भेजेंगे जहाँ से ये अवशिष्ट गैसें इस अवशोषक स्तंभ से या गैलुसेक स्तंभ कहते हैं उस स्तंभ से गुजर के अवशिष्ट गैसें बाहर हो जाएंगी। इस तरीके से ये यहाँ से आएगा, यहाँ पर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और ये वाली गैसें इस तरीके से ऊपर जाके पुनः इस स्तंभ में आएंगी और इस तरीके से हमको लगभग तनु H2SO4 प्राप्त होगा, जिसकी प्रतिशत मात्रा 60 से 65% होगी, और सांद्र H2SO4 प्राप्त होगा जिसकी प्रतिशत मात्रा लगभग 80% होगी। तो इस तरीके से ये विशेष चैम्बरों के माध्यम से जब हम जल प्रवाहित करेंगे तो वो ठंडा होगा और तनु H2SO4 के रूप में प्राप्त होगा और इस प्रकार से सांद्र H2SO4 प्राप्त होगा। तो ये विधि कहलाती है शीश कक्ष विधि। तो अब आज अपन ने देखे कि किस तरीके से सल्फर का सामान्य परिचय अपन ने पढ़ा। तो यहाँ जो विशेष रूप से पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर अपन थोड़ा सा नजर दौड़ा लें। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि सल्फर के अपर रूप क्या होते हैं, या फिर सल्फर के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए, या ज्यादातर अल्फा गंधक और बीटा गंधक में अंतर बतलाइए। तो ये क्वेश्चन हो जाता है जो मुख्य रूप से पूछा जाता है। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे अभी लगातार कई सालों से एक साल के अंतराल में पूछा गया है, जो कि सल्फर के ऑक्सो अम्ल होते हैं। तो कोई भी 5 ऑक्सो अम्ल आते हैं तो आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर H2SO4 बनाने की अपन ने दोनों विधि बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आप संपर्क विधि और शीश कक्ष विधि का अध्ययन कर लें और दोनों के खासकर चित्र बहुत अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि मेथड बिल्कुल लगभग सेम है। चित्रों के माध्यम से समझना है। अपन यहाँ पर एक अभिक्रिया ध्यान नहीं दे पाते कि जो ये इस प्रकार SO3 जो हमको प्राप्त थी वो जल या नमी को अवशोषित करने में काय में बदलेगी H2SO4। क्योंकि अभिक्रिया दोनों में सेम है इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं। तो मेन आपका एम होना चाहिए कि इसको चित्र के माध्यम से आप बहुत अच्छे से याद कर लो, तो दोनों विधि में आपको अंतर समझ में आ जाएगा और कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है ये आपको पता लगा सकते हैं।